सभी को मेरा नमस्कार। अ, मैं प्रोफ़ेसर सुनीता कुमार, ये इग्नू का जो कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल इश्यूज़ ऑफ पावर है, सत्ता के जो सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक मुद्दे हैं, उसको मैं उस विषय को मैं ले रही हूँ और उसमें कई इकाइयाँ पहले मैं ले चुकी हूँ। इस इकाई में या इस ब्लॉक में हम लोग सत्ता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सत्ता के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सत्ता को एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक संकल्पना के रूप में समझा। वो कैसे सिद्धांत उससे संबंधित हैं, उनको समझा, वेबर और मार्क्स के विचार हैं। उसके अलावा हमने उसको कैसे वो लेजिटिमेसी या वैधता के संबंध में उसको जानने का प्रयास किया। वर्ग के संबंध में इससे पहले हम समझ चुके हैं पिछले यूनिट्स में, उनका कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य भी हम जान चुके हैं। आज हम सत्ता और संस्थाओं में क्या संबंध है, सत्ता कैसे संस्थाओं से जुड़ी रहती है, पावर और इंस्टीट्यूशंस का संबंध समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें सत्ता के साधन क्या हैं, सत्ता के स्रोत क्या हैं, सत्ता के संदर्भ क्या हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे सत्ता, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता एक एबिलिटी है, एक क्षमता है कुछ कार्य करने की, कुछ क्रिया करने की, दूसरों को प्रभावित करने की और अथॉरिटी के द्वारा दूसरों को अपने अंदर अपने व्यवहार से, अपनी क्षमताओं से नियंत्रित करने की एक क्षमता है। ये एक व्यक्ति भी कर सकता है और एक समूह भी कर सकता है। अर्थात जैसे स्टीवन ल्यूकस ने कहा कि सत्ता जो है वो एक क्षमता है जो कि निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है, वो निर्णय अपने अनुसार बदलने की भी क्षमता हो सकती है। इसके अलावा लोगों के विचारों को अपने अनुसार नियंत्रित करने की भी हो सकती है। तो सत्ता इस प्रकार से हम देखते हैं एक क्षमता है जो व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति समूह या समूह-समूह के बीच में हमें समाज में और दुनिया में देखने को मिलती है। सत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अम, एस्पेक्ट है समाज का, किसी भी समाज को समझने और देखने और जानने का। इसको हम एक सत्ता जो है वो क्योंकि समाज में होती है तो हम सामाजिक सत्ता भी कह सकते हैं और ये एक सार्वभौमिक घटना है। ये हमें हर समाजों में किसी भी समय, काल, परिस्थिति, स्थान हर जगह ये हमें सत्ता देखने को मिलती है। सत्ता जो है क्योंकि समाज में है, समाज संबंधों से बना होता है, अंतःक्रियाओं से बना होता है, तो सामाजिक सत्ता जो है वो हमें संबंधों के बीच में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में देखने को मिलती है। क्योंकि समाज के विभिन्न पक्ष हैं, चाहे हम बात करें राजनीतिक पक्ष की बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात करें, कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो है अगर, तो उसका आधारभूत एक तत्व के रूप में सत्ता हमें देखने को मिलती है। तो जब हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता क्योंकि कहीं पर एक आदेशात्मक होती है और दूसरी तरफ एक आदेश का पालन करने की स्थिति होती है, तो हम ये देखते हैं कि सत्ता में एक असमानता या एक असंतुलित व्यवस्था विद्यमान होती है। तो ये असमानता हमें कहीं पर जो उच्च स्थिति पर होता है या आदेशात्मक स्थिति पे होता है, वो सत्तासीन होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके अधीन होते हैं और जो कि उसको किसी तरह मानते हैं। कभी वो अपनी इच्छा के अनुसार मानते हैं और कभी बिना इच्छा के भी उनको मानना पड़ता है। तो ये असमानताएँ जो होती हैं या असंतुलित व्यवस्था होती है, ये कहीं न कहीं एक सामाजिक समस्या का भी कारण बनती है। तो हम इस तरीके से सत्ता को समाज में एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में देखते और पाते हैं। अब हम देखते हैं कि सत्ता जो है उसको समझने के विभिन्न तरीके हैं। अलग-अलग विद्वानों ने, अलग-अलग लोगों ने सत्ता को अलग-अलग तरीकों से समझने का प्रयास किया। कुछ ने इसको संख्यात्मक आधार पर या संख्या के आधार पर एक घटना माना और उन्होंने माना कि ये जो सत्तासीन लोग हैं, इनकी एक क्षमता होती है जो सत्ताहीन लोगों हैं, उनके ऊपर अधिकार जमाएँ, उन पे अपना
नियंत्रण रखें, उनके विचारों पर, उनके निर्णयों पर, उनके कार्यों पर एक तरीके से कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो ये एक जब हम संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पे भी संख्या अधिक होगी, एक संख्या जो है वो सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। ये एक सामान्य दृष्टिकोण है और जिसमें ऐसा माना गया है, जैसे लॉक और रूसो, हॉब्स ने भी कहा कि जो समाज है उसका मुख्य लक्षण जो होता है वो स्वतंत्रता और आज़ादी जो है एक प्रमुख लक्षण होते हैं। वहीं पर जब हम सत्ता की बात करते हैं, तो सत्ता जो है वो स्वतंत्रता को रोकती है, आज़ादी को रोकती है और स्वतंत्रता को रोकती है और आज़ादी को भी रोकती है, वहीं दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को रोकती है और एक तरीके से नियंत्रण लगाती है या कंट्रोल करती है। तो ये एक सरल संख्यात्मक घटना या क्षमता है लोगों की या समूह की दूसरे पर सत्ताशीन होने की और सत्ताहीन के ऊपर। वहीं एक जटिल संकल्पना भी है, जिसमें कि जो सत्तासीन है व्यक्ति, वो दूसरों पर, उसके कार्यों पर, उसके विचारों पर जो कि वो नहीं चाहते हैं उनके प्रभाव के अनुसार कार्य करना, लेकिन तब भी उनके ऊपर अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण रखते हैं। अ, यानी कि जो व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर, उसके उनके कार्यों पर, उनके विचारों पर, सभी पर एक नियंत्रण रखते हैं। अन्यथा की स्थिति में वो उनके नियंत्रण में नहीं रहना चाहते होते हैं। तो ये जो दूसरी अवधारणा है, ये थोड़ी-सी अस्पष्ट है और आधुनिक समाजों में, आधुनिक जो समाज है उसमें ये देखने को मिलती है। हमें ये राजनीतिक सोच में देखने को मिलती है। ये अवधारणा या संकल्पना जो है फुको ने दी थी और फुको ने इसको समझाने का प्रयास किया था। तो अलग-अलग तरीके से सत्ता को समझाने की बात की गई है। कहीं पर इसको सिंपल ढंग से समझाया गया है, कहीं पर इसको जटिल तरीके से भी समझाया गया है। कुछ अन्य तरीके हैं इसको समझाने के, जिसमें कि मिल्स की बात हम करें, विद्वान मिल्स की बात करें, तो 1959 में उन्होंने सत्ता को एक शून्य योग की संकल्पना के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उसमें उनका मानना था कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और उसमें कहा कि जब सत्ता कहीं पर होती है, तो वहाँ जनरली 2 तरीके के दल होते हैं, 2 तरीके के समूह होते हैं। ज़्यादातर जब सत्ता की बात होती है, पावर की बात होती है, तो एक सत्ता या एक दल जीतता है, वहीं दूसरा दल हारता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सत्ता यानी कि सिर्फ़ एक व्यक्ति या समूह के हाथ में होती है, वहीं दूसरा इससे वंचित या उसके पास नहीं होती है। तो इसी को मिल्स ने सम ऑफ ज़ीरो या शून्य का योग के संकल्पना के आधार पर समझाने का प्रयास किया। वहीं पर हम बात करें सत्ता की, यानी व्यक्ति या समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपनी सत्ता का प्रयोग करना, तो ऐसी कई स्थितियों में जो सत्ता में जिसके द्वारा सत्ता स्थापित की जा रही है और जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है, दोनों ही पक्ष जो होते हैं, वो दोनों ही सत्ता के भागीदार होते हैं। कहीं न कहीं पर दोनों को ही इससे कहीं लाभ हो रहा होता है, जो सत्ता जो प्रभाव डाल रहा है और जो प्रभाव का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों भागीदार हैं सत्ता के और सत्ता में लाभ दोनों को ही होता है। तो इसको पार्सन्स ने भी शून्य का योग कहा और इसमें सत्ता को एक पारस्परिक सम्मिलित उद्देश्य या कॉमन गोल के रूप में माना गया और इस तरीके से सत्ता को देखा गया। यानी यहाँ पर दोनों जो समूह हैं, वो दोनों ही सत्ता के भागीदार हैं और दोनों ही किसी न किसी रूप में सम्मिलित उद्देश्य के लिए इसको मान रहे हैं। यानी जो प्रभाव डाल रहा है और जो प्रभावित हो रहा है, वो दोनों इसमें सम्मिलित हैं। अब इसके अलावा एक अन्य सामान्य तरीका है इसको समझने का, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह की दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है, उसे
तोड़ने मरोड़ने की भी उसमें क्षमता होती है और वो उस पर अपनी इच्छा को लादने की भी मतलब वो इस तरीके से भी दूसरे को प्रभावित कर सकता है। तो एक कॉमन तरीके से सामान्य ढंग से अगर हम समझें तो एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, उसके सोच, विचार, कार्यों सभी चीज़ों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है और उस पे अपनी इच्छा को लादने का प्रयास करता है। और इसमें दूसरा व्यक्ति जो है वो या तो सहयोग दे या ना दे, ये भी संभव है। तो इस तरीके से सामाजिक सत्ता दूसरों को प्रभावित करने और दूसरों से प्रभावित न होने की क्षमता भी है। यानी यहाँ पर एक तो प्रभावित करना भी सत्ता का ही एक लक्षण है और वहीं दूसरी तरफ सत्ता से प्रभावित ना होना भी एक उसमें संभावना होती है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक सत्ता जो है वो दूसरों पर अपनी इच्छा को बलपूर्वक लादने या थोपने की भी होती है। तो ये एक सामान्य बात है, बिल्कुल सामान्य बात है कि जब सत्तासीन व्यक्ति होता है वो दूसरे पर अपने प्रभाव को लादता है, थोपता है और उसको नियंत्रित करता है। अब ये कौन करते हैं? ये जनरली या तो अमीर लोग होते हैं या बाहुबली होते हैं या बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सक्षम होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के अवसर ढूँढते रहते हैं। तो इस तरीके से हम एक सामान्य भाषा में देखेंगे कि सत्ता जो है वो एक प्रभावित करने की क्षमता है जो प्रभावित करने वाला व्यक्ति उसमें कुछ विशिष्टता होती हैं जिसके आधार पर वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि सत्ता जो है उससे जुड़ी कुछ अन्य अवधारणाएँ हैं जैसे कि प्रतिष्ठा, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, श्रेष्ठता, योग्यता यानी पोटेंशियल, ज्ञान, नॉलेज, प्रभुता यानी डोमिनेंस, अधिकार, बल, दमन और सत्ता। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या ये जो जितनी भी अवधारणाएँ हैं, ये सभी सत्ता से कहीं न कहीं जुड़ी हैं और ये कहीं समानार्थी शब्द भी मानी जाती हैं। परंतु जब हम इसको समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में देखेंगे और समझना चाहेंगे, तो ये पूरी तरीके से समानार्थी नहीं है, इसमें अंतर है, कुछ अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम इन अवधारणाओं का कुछ अंतर समझने की प्रयास करते हैं। तो पहले है सत्ता और प्रतिष्ठा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे ई.ए. रॉस को मैं कोट करना चाहूँगी। ई.ए. रॉस ने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए और अपनी बात को बताया। उन्होंने कहा कि जो सत्ता है और प्रतिष्ठा आपस में किसी न किसी रूप में संबंधित होती है। लेकिन वहाँ पे अंतर भी है कि ये देखा जा सकता है कि बिना प्रतिष्ठा के सत्ता हो सकती है, लेकिन बिना सत्ता के प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तो ये बहुत एक महीन डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। यानी कि बिना प्रतिष्ठा सत्ता जो है बिना प्रतिष्ठा के हो सकती है और जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं, कोई वैज्ञानिक है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन उसकी सत्ता नहीं भी हो सकती है। वहीं पर हम देखते हैं बिना सत्ता के प्रतिष्ठा नहीं होती है और ये हम बहुत सारे चाहे नेता हों, चाहे अन्य करिश्मेटिक लोग, पर्सनालिटीज़ हों, व्यक्तित्व हों, उनको देख कर के हम ये उदाहरण को समझ सकते हैं। अगली अवधारणा जो है वो सत्ता और उससे संबंधित शब्द हैं जैसे कि क्षमता, योग्यता, ज्ञान और श्रेष्ठता। ये शब्द भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं सत्ता से और बहुत संबंधित भी हैं और हल्का-सा इनमें अंतर भी है, पर पूरी तरीके से सत्ता के ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में होती है उसमें वही क्षमता होती है, उसमें वो योग्यता होती है, वो ज्ञान भी हो सकता है, वो किसी न किसी विशिष्टता या श्रेष्ठता के कारण व्यक्ति के पास या समूह के पास सत्ता होती है। तो ये सारे संबंधित शब्द हैं। अगली बात हम करेंगे सत्ता को एक कॉन्सेप्ट के रूप में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रभुता या डोमिनेंस।
तो ये दोनों संबंधित भी हैं और दूसरे इनमें अंतर भी है। तो यहाँ पे क्या अंतर हम देख सकते हैं या सत्ता क्या है? सत्ता एक सामाजिक पक्ष है, समाज में हमें देखने को मिलता है। इस सामाजिक संबंधों में हमें ये सत्ता देखने को मिलती है। संबंधों में, समूहों में लोगों के बीच में पद होते हैं और इन पदों के आधार पर उनके भूमिकाएँ होती हैं, उनके आधार पर हमें सत्ता देखने को मिलती है। वहीं हम जब प्रभुता की बात करें, तो प्रभुता जो है वो एक डोमिनेंस जो है हम देख सकते हैं कि वो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है अवधारणा है और ये एक व्यक्ति की बात होती है, समूह या समाज की बात नहीं होती। यहाँ पर प्रभुता जो है व्यक्ति से संबंधित, एक यूनिट से संबंधित बात होती है, उसकी भूमिका से संबंधित बात होती है और जनरली देखा गया है कि जो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल संगठन होते हैं, अनौपचारिक संगठन होते हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलती है। लोग अपने विभिन्न कारणों से, विभिन्न विशिष्टताओं की वजह से अपनी पर्सनल अपने गुण या लक्षणों की वजह से दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करते हैं, प्रभुता अपनी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि सत्ता जो है वो कहीं न कहीं व्यक्ति की हैसियत को बताता है। वहीं पर प्रभुता जो है वो उसका एक लक्षण है, उसके स्वभाव का एक पक्ष है, ये हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सत्ता जो है वो संस्थाओं के संगठन में देखने को मिलती है, वो समूहों के प्रबंधन में देखने को मिलती है, वो समूहों के सानिध्य में देखने को मिलती है, विभिन्न समूहों के अंतर्गत और समाज के ये एक ढांचे का परिणाम होती है। जो समाज का एक स्ट्रक्चर है, उसमें क्योंकि विभिन्न पद होते हैं, लोगों के अलग-अलग कार्य होते हैं, उसके अनुसार वो अपने रोल प्ले करते हैं, तो उसके अनुसार सत्ता हमें देखने को मिलती है। वहीं प्रभुता क्योंकि ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ये अनौपचारिक संगठनों में हमें देखने को मिलती है। अ, तो ये एक जो प्रभुता है वो एक व्यक्तित्व का लक्षण होती है। ये व्यक्ति के स्वभाव के कारण हमें इसको देखने को में हमें ये देखने को मिलती है और बर्स्टेड ने इसे निजी गुण माना है। प्रभुता को एक निजी गुण माना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सत्ता और प्रभुता दोनों में क्या समानता है, क्या संबंध है और क्या अंतर है, वो हम समझ सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सत्ता और प्रभाव, सत्ता और पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है या कॉन्सेप्ट है। सत्ता जो है वो कई बार हम देखते हैं कि आदेशात्मक तो होती है लेकिन कहीं न कहीं वो दमनकारी भी हो जाती है। उसमें दमन करने के लक्षण भी होते हैं। वहीं पर जो प्रभाव होता है, प्रभाव भी सत्ता का भी प्रभाव होता है, लेकिन ये जो प्रभाव होता है ये कहीं न कहीं विश्वास प्राप्त करने के बाद आता है। जब कोई व्यक्ति किसी का आदेश का पालन करता है, तो वो प्रभाव से भी करता है और कहीं कहीं जब दमनकारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसके कारण भी करता है। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने जो एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने कहा कि एक एग्ज़ाम्पल हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स एक विद्वान रहे हैं, एक समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने दुनिया को प्रभावित किया, दुनिया के को 20वीं सदी में प्रभावित किया, लेकिन वो कहीं पर भी सत्तासीन नहीं थे। वो सत्ता उनके हाथ में नहीं थी, वो एक दार्शनिक थे, वो सत्ताशाली कभी नहीं रहे लेकिन उनका प्रभाव हम देखते हैं और आज भी कहीं न कहीं हम इस प्रभाव को देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सत्ता है वो प्रभाव या इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अब हम अगली बात करेंगे सत्ता और बल की। तो सत्ता, पावर और बल जो है फोर्स है, यहाँ ये दोनों शब्द भी संबंधित हैं, लेकिन पूरी तरीके से भिन्न भी हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जो सत्ता है वो
एक गुप्त बल है। सत्ता जो है वो एक गुप्त बल है, सत्ता है उसका कहीं न कहीं एक औपचारिक या एक संगठन में उसका प्रभाव होता है। वो एक बल की तरीके से तो कार्य करता है लेकिन वो एक गुप्त है। उसको हम दुनिया में ओपनली कह नहीं सकते। लेकिन जो बल है वो सत्ता को व्यक्त करता है। सत्ता को बताने दिखाने के लिए ये बल की आवश्यकता या फ़ोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये बल जो है वो अ, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो उसकी अपनी एक सत्ता है लेकिन उसको प्रभाव दिखाने के लिए वो अपना अम, लोगों को धमकाने की कोशिश कर सकता है। वो अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए, अपने फ़ोर्स को दिखाने के लिए वो अपने साथ बल का विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर सकता है। तो सत्ता जो है वो एक संस्थात्मक अवधारणा है। वहीं जब सत्ता का प्रयोग होने पर बल का भी प्रयोग होता है या बल अपने आप में वो बन जाता है। तो दोनों चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। बल और सत्ता दोनों जुड़े हुए हैं और लेकिन सत्ता है उसमें एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि वो संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल होती है। अब हम बात करेंगे सत्ता के साधन या उपकरण। सत्ता जो है वो एक प्रक्रिया, एक क्षमता, एक योग्यता, जैसा कि हम समझ चुके हैं प्रभावित करने का एक क्रिया है, तो उसके कुछ साधन या उपकरण भी होंगे। तो ये क्या उपकरण हैं? इसको समझने के लिए सत्ता जो लागू होती है, यानी एक व्यक्ति या समूह दूसरे को प्रभावित करता है, उससे अपने कार्य करवाता है, उसको नियंत्रित रखता है, तो इसके कुछ उपकरण भी होते हैं। इनको हम यहाँ पर 3 उपकरणों के रूप में या साधनों के रूप में बताया गया है। इसमें एक उपकरण है जिसको हम दमनकारी सत्ता या उपकरण सत्ता के जो साधन हैं उसमें एक दमनकारी सत्ता होती है। दूसरी हम कहेंगे कि प्रतिपूरक सत्ता होती है और तीसरी अनुबंधित सत्ता होती है। 3 प्रकार की सत्ता या 3 प्रकार के उपकरण होते हैं जिनके द्वारा सत्ता कहीं न कहीं लागू की जाती है। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये दमनकारी सत्ता क्या है? कैसे कार्य करती है? तो दमनकारी सत्ता जो है, ये दूसरों को धमकाने, डराने, तकलीफ पहुँचाने या कई गंभीर परिणाम देने या यहाँ तक कि हमला करने आदि के कारण जो सत्ता स्थापित होती है, वो दमनकारी है। यानी किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति को रिप्रेस करके, उसको दबा करके, उसका शोषण करके, उसका दमन करके, उसको डरा-धमका करके, उसके ऊपर अपनी सत्ता को काबिज़ करना। तो इसके कारण ये इसमें किसी भी प्रकार के से हानिकारक कार्रवाई, दंड या संसाधनों और संपत्ति को हथियाना या झिड़कना, डाँटना, व्यक्ति को या उसकी जाति की निंदा करना, ये सारी चीज़ें क्षति अ, इस प्रकार की दमनकारी जो सत्ता है या साधन के रूप में कार्य करती है। यानी कि इसमें दंड एक महत्वपूर्ण बात है। हिंसा भी हो सकती है क्योंकि हमला कर सकते हैं, धमका सकते हैं। तो इस तरीके से ये दमनकारी सत्ता की बात की। ये अप्रिय और पीड़ादायी जो प्राथमिकताएँ होती हैं, वो इसमें होती हैं। इसमें दूसरों को अधीन बनाकर अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को अ, दूसरे पर थोपा जाता है और इस तरीके से ये जो सत्ता है वो दमनकारी सत्ता होती है। दमनकारी सत्ता को हम 2 स्तरों पे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मैं पहली बात है कि जो सत्तासीन व्यक्ति है वो दूसरे पर नियंत्रण रख रहा है। तो ऐसी दमनकारी सत्ता में जिसके ऊपर सत्ता काबिज़ हो रही है या जो सत्ता का पालन कर रहा है या स्वीकार कर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसके पास उसको वस्तु स्थिति को स्वीकार ही कर लेना पड़ता है कि वो अब इस दमन को, इस सत्ता को वो माने ही माने। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है
कि जब 2 व्यक्ति या समूह के बीच में सत्ता का संबंध होता है, तो जो व्यक्ति सत्ता पर सत्तासीन है, दूसरे व्यक्ति को जिसको वो आदेश का पालन करवाना चाह रहा है, वो अ, डर से या उसके विरुद्ध बोलता नहीं है। वो उसको पता होता है कि अगर मैं इसके विरुद्ध बोलूँगा या बात नहीं मानूँगा, तो यहाँ पर मुझे डाँट-फटकार या कुछ सख्त दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है जब हम ये इस प्रकार की दमनकारी सत्ता की बात करते हैं। यहाँ पर जो दमनकारी सत्ता है, उसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें अ, जो सामने जो व्यक्ति होता है जिस पर ये शाली व्यक्ति अधिकार जमाता है, उसके वो अपने लक्ष्यों को भी छोड़ने के लिए उसको धमकाता है। तो इस तरीके से जो पहली साधन है वो है दमनकारी सत्ता, और वो दमन के द्वारा, शोषण के द्वारा धमका करके दूसरे व्यक्ति पर अपनी सत्ता को स्थापित करता है। अगला है जो सत्ता है वो क्षतिपूरक सत्ता है। क्षतिपूरक सत्ता जो होती है वो जो दमनकारी सत्ता है उससे भिन्न होती है। ये कहीं न कहीं सकारात्मक होती है, पॉज़िटिव होती है, और इसमें यहाँ पे व्यक्ति सत्ता तो कर रहा है, सामने वाले को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन यहाँ नियंत्रण का तरीका फ़र्क है। यहाँ पे नियंत्रण जो है वो इनाम के रूप में दंड के बजाय यहाँ पे इनाम या इंसेंटिव दिए जाते हैं, और तब अधीनता को अर्जित किया जाता है। यानी सामने वाला व्यक्ति अ अ, पहले वाले व्यक्ति की अधीनता में तब रहेगा क्योंकि पहले वाला व्यक्ति उसको उसके कार्यों के लिए इनाम दे करके, इंसेंटिव दे करके अपने योग्य बना रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उसके अधीन उसकी बातों को मान भी रहा है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये लाभकारी होती हैं, यहाँ पे पुरस्कार की बात होती है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार जो क्षतिपूर्ति के जो ये सत्ता है या ये जो साधन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यहाँ पर इनाम दे कर के किसी भूखंड पे कार्य करवाना, खेती में कार्य करवाना, ज़मींदार अपने खेतों में काम करवाते हैं और उसमें वो किसी न किसी रूप में उनको उपहार देते हैं, या जो खेत के उत्पादन होते हैं उस प्रोडक्ट्स का हिस्सा भी दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस तरीके की क्षतिपूरक सत्ता में। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो कई बार राजनीतिक स्थितियों में होते हैं, तो वहाँ पर जब सत्ता है उसका कोई व्यक्ति दूसरे को लाभ देता है। आर्थिक रूप में जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसमें एक समुदाय जो है वो दूसरे को आर्थिक सहायता दे कर के भी इस तरीके का सत्ता को अपनाते हैं। तो आज आधुनिक समाज में हम इस प्रकार की सत्ता को अधिक देखते हैं। यहाँ पे अनुदान देना, कर्जा माफ करना, लोन देना, सहायता देना, अनुकंपा देना, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसी के द्वारा अधीनता को अर्जित किया जाता है। तो ये इस प्रकार की क्षतिपूरक सत्ता हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगली जो सत्ता है वो है अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की सत्ता, तीसरे प्रकार के साधन की, जो कि अनुबंधित सत्ता है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। कहीं पर हम कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को तभी मानता है जब कोई एक उनमें आपस में अनुबंध होता है। तो ये एक वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ तरीका है, व्यक्तिपरक तरीका है, और इसमें जो व्यक्ति है वो जो सत्ता में जो व्यक्ति है वो तभी होगा जब वो अपने प्रभाव के द्वारा सामने वाले जो व्यक्ति है या समूह है उनके विश्वास और प्रवृत्ति को बदल देता है। यानी कोई एक व्यवस्था चल रही है, उसमें कोई व्यक्ति अपनी पहल करके, अपनी इनिशिएटिव लेकर के वो कुछ नई चीज़ों को बताता है और उससे वो सभी लोगों को प्रभावित कर लेता है। यानी कि ए व्यक्ति जो है उससे बी व्यक्ति जब प्रभावित होता है और उसको इच्छा के अनुसार ए व्यक्ति को
की सत्ता को वो स्वीकार करता है और ये इसलिए उस सत्ता को अपनाता है या स्वीकार करता है क्योंकि वो एक की जो पहल है, इनिशिएटिव है, उसको वो मान रहा है और ये जो इनिशिएटिव और पहल है, इसको ये माना जाता है कि ये उसकी दृढ़ विश्वास या शिक्षा या उसकी सामाजिक जो प्रतिबद्धता है या उसके जो वायदे हैं, ये उसके कारण है। तो यहाँ पर ये तीसरा साधन की बात हुई है। तीसरा साधन जो है वो है अनुबंधित सत्ता और ये व्यक्ति विशिष्ट होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा लोगों में अपने प्रति विश्वास जागृत करता है और अपनी सत्ता को कायम करता है। तो इस तरीके जो साधन हैं सत्ता को स्थापित करने के, वो हमने देखे 3 तरीके के हो गए। एक तो पहला जो हो गया वो दमनकारी था, दूसरा जो है क्षतिपूरक था, तीसरा जो है वो अनुबंधित सत्ता देखने को मिलती है। तीनों में विविधता है, तीनों में अंतर है। हालाँकि तीनों ही सत्ता को स्थापित करने की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सत्ता के स्रोत की। क्या सोर्सेज़ हैं? सत्ता कहाँ से आती है? सत्ता के साधन तो वो थे जो कि सत्ता को कैसे स्थापित किया जाए। अब कौन से सोर्सेज़ हैं जिसके द्वारा सत्ता स्थापित की जाती है? तो हम यहाँ पे सोर्सेज़ की बात करेंगे। तो सत्ता की जो स्रोत या सत्ता की जो संस्थाएँ हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से इस अवधारणा को या इन चीज़ों को बताने का प्रयास किया। हम बात करते हैं बर्स्टेड की। उन्होंने 1969 में सत्ता के 3 स्रोतों के पहचान की थी। उन्होंने सत्ता को बताने की बात की और उसमें उन्होंने 3 सोर्सेज़ की बात की है। तो उसमें उन्होंने पहली बात की कि जो सत्ता जो स्थापित होती है वो लोगों की जो संख्या है, उसमें उन्होंने संख्या को महत्वपूर्ण माना और उस एक महत्वपूर्ण अवयव माना और उन्होंने लोगों की जो संख्या होती है उसको एक महत्वपूर्ण अवयव माना है और ये कहा कि जितने अधिक संख्या होगी उतना अधिक उस प्रभावशाली वो उसका व्यक्ति का या समूह का प्रभाव होगा या सत्ता उसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो सामाजिक संगठन है वो सत्ता को स्थापित करते हैं, यानी संगठन जैसा होगा वैसी ही अ, उसी के अनुसार सत्ता होगी। तो पहली बात उन्होंने संख्या की बात की, दूसरी उन्होंने सामाजिक संगठनों की बात की, तीसरी बात उन्होंने संसाधन की है, रिसोर्सेस की है। तो ये रिसोर्सेस क्या होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होते हैं किसी भी सत्ता को स्थापित करने के। इन अवयवों की बात करते हुए ये बताया कि ये अवयव जैसे कि धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो सकती है, उसका ज्ञान हो सकता है, श्रेष्ठता हो सकती है, यहाँ तक कि कपट और धोखाधड़ी भी हो सकती है, गोपनीयता भी हो सकती है और प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति या समूह के पास ये ज़्यादा है या अधिक हैं या उसके पास हैं, ये सारे रिसोर्सेज़ हैं, तो वो भी कहीं न कहीं सत्ता में काबिज होता है या शाली हो जाता है। हम बहुत सारे उदाहरण इसमें देख सकते हैं। जो पूंजीपति समाज है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसमें जिसके पास संपत्ति है, पूंजी है, वो अपनी एक पूंजीपति का वहाँ पे बोलबाला होता है और वो पूंजीपति ही वहाँ पर सत्ता को चलाता है। इसी तरीके से हम और देख सकते हैं कहीं पे गुंडे बदमाश हैं, वो भी अपने प्रभाव के द्वारा अपने रिसोर्सेज के द्वारा इस तरीके के संसाधनों के द्वारा छल कपट धोखाधड़ी के द्वारा अपनी सत्ता को काबिज करते हैं और ये सारे उदाहरण हमें अपने समाज में दुनिया में देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी जिनके पास बहुत अधिक है, रिसोर्सेज हैं, खेत बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं या अन्य तरीके के रिसोर्सेज हैं, तो वो भी व्यक्ति सत्ता पे काबिज रहता है, सत्ताशाली होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्यूमिन जो एक विचारक हैं, उन्होंने 1992 में सत्ता के संबंध में 5 सोर्सेस बताए हैं। 5
स्रोत बताए हैं, जिसमें पहली बात उन्होंने कही कि भूमिका विशेष से जुड़ी सत्ता जो होती है, यानी भूमिका से जुड़ी हुई जो सत्ता होती है, वो भी एक या उससे जुड़े हुए जो अधिकार होते हैं किसी के पास, किसी पर्टिकुलर पद पे, क्योंकि हम समाज की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, संगठनों में या समाज में या संस्थाओं में सत्ता होती है और सत्ता से जुड़ी हुई कुछ अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर ये जो अधिकार हैं, ये भी एक तरीके से सत्ता के स्रोत होते हैं। उसके अलावा वस्तुएँ या माल यानी और सेवाएँ, जिनके पास ये सब चीज़ें बहुत अधिक होती हैं, वो भी सत्ताशाली होते हैं। इसके अलावा जिनके पास बहुत अधिक विशिष्ट प्रकार का कौशल है या योग्यता है, हम बहुत उदाहरण ऐसे देख सकते हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री के एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं या अन्य जगहों पे देख सकते हैं, उद्योग धंधों में देख सकते हैं, शिक्षा जगत में देख सकते हैं, जहाँ पर कि अम एक विशेष कौशल लोगों में होता है, योग्यता होती है, तो उसके आधार पे हम वो उनकी एक सत्ता या उनका एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कौशल और योग्यता भी जो है, वो सोर्सेज़ ही हैं सत्ता को स्थापित करने के। इसके अलावा व्यक्तिगत विशेषताएँ जो होती हैं, पर्सनल अपने करिश्मेटिक कोई व्यक्ति है, कोई उसकी विशिष्टताएँ हैं, वो भी सत्ता को का स्रोत होती हैं। साथ ही दमनकारी जो सत्ता है वो भी एक सोर्स की तरीके से ही कार्य करती है। किसी जो दमन करने की जो योग्यता या क्षमता है, जिसके द्वारा सत्ता को काबिज़ किया जा सकता है, सत्ताशाली हुआ जा सकता है, तो वो भी एक सोर्स है सत्ता को स्थापित करने का। इसके अलावा गोल्डब्रथ ने 1984 में सत्ता के 3 स्रोत बताए। उन्होंने 3 स्रोत जो बताए हैं, उसमें पहला उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो भी एक तरीके से सत्ता का स्रोत होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि संपत्ति, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अन्य विद्वानों ने भी इन बातों को कहा है। और तीसरी बात उन्होंने संगठन की है। तो संगठन भी, ऑर्गेनाइज़ेशन भी जो है, वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसी भी सत्ता को स्थापित करने का। तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि हमने ये देखा यहाँ पे कि जो भी सत्ता की बात की गई है, वहाँ पे सभी विद्वानों ने लगभग कुछ कॉमन चीज़ों की बात की है जो एक सत्ता को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें से हम बात कर सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व की, लोगों के संख्या की, हम संसाधनों की बात कर सकते हैं, संपत्ति की बात कर सकते हैं, कौशल या स्किल की बात कर सकते हैं, योग्यता की बात कर सकते हैं, ज्ञान की बात कर सकते हैं, जनसंचार, मीडिया की बात कर सकते हैं। इसके अलावा दमनकारी बल जो होते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। फ़ोर्स या पावर की बात कर सकते हैं और संगठनों की बात कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यही कॉमन फैक्टर्स हैं जो किसी भी सत्ता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारे जो जितने भी टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट या जितने भी ये विचार या स्रोत हैं, ये सब हम अपने आस-पास के उदाहरणों में, समाज में हम देखने को पाते हैं। अब इन स्रोतों में से इनको हम कुछ को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका आचरण, व्यवहार का तरीका होता है। वो अपने कोई व्यक्ति अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने शारीरिक, मानसिक लक्षणों के द्वारा, अपने मस्तिष्क, अपनी सोच-विचार के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा, अपनी यहाँ तक कि नैतिकता के द्वारा, श्रेष्ठता के द्वारा या अन्य व्यक्तिगत जो उसकी भी विशेषताएँ हैं, उन सब के द्वारा एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है और अपनी सत्ता को स्थापित करता है। हम बहुत सारे उदाहरण, करिश्मेटिक जो सत्ता है, जो वेबर ने बताई थी, उसको
इसके द्वारा समझ सकते हैं। और हम समाज में देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, जो अपने योग्यता, क्षमता और करिश्मा के कारण आज तक स्थापित हैं समाज में। तो इस तरीके से हम इन उदाहरणों के द्वारा ये समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व बहुत एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसी भी सत्ता को स्थापित करने का। इसके अलावा व्यक्तिगत गुण, जैसे कि हम बात करेंगे किसी की सौंदर्य की बात है, उसका आकर्षण है या उसका करिश्मा है, तो ये सब भी कारण है सत्ता के। इसके अलावा हम बात करते हैं तो बात करेंगे कि व्यक्तित्व का अनुबंधित सत्ता के साथ भी बहुत ही जुड़ाव होता है। यानी जब कॉन्ट्रैक्चुअल हम जो पावर की बात करेंगे, सत्ता की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जो ये व्यक्तित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो लोगों के विश्वास को बदलने में, उनकी प्रवृत्तियों को बदलने में, लोगों को प्रेरित करने में यहाँ व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यहाँ वहीं पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जो सत्ता है वो स्थापित होती है। तो ऐसी सत्ता जो है वो आज के समय में हम बहुत देखने को पाते हैं कि जो ये अनुबंधित सत्ता है वो आज के आधुनिक युग में हम देखने को पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व के द्वारा लोगों को प्रभावित करके, चाहे राजनीति में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, उद्योगों में हो, कहीं पर भी अपने को स्थापित करता है, समाज में स्थापित करता है। इसके अलावा बात करेंगे संख्या की। तो लोगों की जो संख्या है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है सत्ता का। हम सभी ने देखा है कि जो बहुसंख्यक हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता में प्रभावशाली होते हैं, वो हमेशा सत्ताशाली भी होते हैं। और यहाँ पर जो संख्या बल की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम और जो अल्पसंख्यक हैं किसी न किसी रूप में, उन पर ये नियंत्रण करती हैं, उनको अपने अधीन रखने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जो संख्या बल है वो एक महत्वपूर्ण बल है जो कि सत्ता को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो संख्या में ज्यादा होते हैं, जिनकी संख्या बल ज्यादा होती है, वो सत्ताशाली होते हैं। वहीं अन्य जो अल्पसंख्यक होते हैं वो आज्ञा का पालन करने के रूप में रहते हैं। यहाँ पे हम कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं कि जैसे जिन परिवारों में युवा अधिक होते हैं तो वो अपने को ज्यादा बाहुबली मानते हैं। और छोटे स्थानों पे, गांव में या कस्बों में ये देखा गया है कि जहाँ पे युवकों की संख्या किसी समुदाय, परिवार में ज्यादा होती है, वो अपने को अधिक बाहुबली या शक्तिशाली मानते हैं। यही बात और यहाँ पर यह भी देखा गया कि इस मामले में अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी रूप में बुद्धिमत्ता है उसमें अधिक, या कूटनीति भी है अधिक, तो भी वो कहीं पर संख्या के सामने झुक जाता है और वो संख्या के आधार पर सत्ता को मानता है। तो इस तरीके से संख्या जो है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है एक सत्ता को स्थापित करने का। अब हम बात करेंगे कि सत्ता के जो आधुनिक समाज है उसमें हम ये देखते हैं, इसी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे, संख्या को ही। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसमें जो चुनाव होते हैं और उसमें जो व्यक्ति की बहुमत में होता है उसकी सत्ता स्थापित होती है। तो वही व्यक्ति जो है आगे चल करके MP, MLA, CM, PM अपनी संख्या के आधार पर ही बनता है। तो इसका आधार एक तो संख्या है, दूसरा इसमें ये संस्थागत होते हैं। यहाँ पर जो संस्था है वो देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशन होती है। यहाँ पे सत्ता का अधिकार भी होता है, उसी के आधार पर सत्ता का अधिकार भी हम देखने को पाते हैं। उसके कुछ राइट होते हैं जो सत्ताशीन होता है। और ये जो सत्ता जो संख्या के आधार पे आ रही है, इसी के आधार पर सत्ता कई बार लोकतंत्रीय भी होती है और तानाशाही सत्ता भी होती है। इसके अलावा कहीं पे ये औपचारिक संगठन होते हैं, कहीं पर ये अनौपचारिक संगठन भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं संख्या के आधार पर होते हैं। तो संख्या एक तरीके से देखा जाए किसी सत्ता को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल या भूमिका अदा करते हैं।
अब बात करेंगे हम कौशल और योग्यता की। तो कौशल और योग्यता जो है ये भी सत्ता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें व्यक्ति जो लोग अपनी आवश्यकताओं और इच्छा को पूरा करने के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं। जिनके पास सत्ता होती है उनको अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। तो ये जो किसी व्यक्ति के पास अगर कौशल है, वो दस्तकारी करता है, वो सैनिक है, वो बहुत निपुण है, उसको बहुत अधिक ज्ञान है या उसके पास अगर मीडिया भी है। आज के समय में तो हम बहुत देख सकते हैं कि जो जिसके पास मीडिया है, उसके पास पूरी सत्ता है। वो अपने को उस रूप में प्रस्तुत कर देता है, जिस रूप में वो चाहता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये जो कौशल और योग्यता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसी भी सत्ता को स्थापित करने के लिए।